दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई और स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनता के सामने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना की सफाई के लिए क्या काम किया। आज लोग मुझे पूछते हैं यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी। मैं कोई टाइमलाइन नहीं देती। मैं ये जानती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम होना चाहिए, जो उसका वे आउट है, उसे कर रहे हैं। आज जो वर्तमान एसटीपी है उसका जीर्णोद्धार करना, उसको रिवाइव करना। आज जहाँ जहाँ पे आप समझिए, दिल्ली में 1700 कॉलोनी अनऑथराइज है और उन अनऑथराइज कॉलोनियों में सीवेज है ही नहीं, प्लांट है ही नहीं। दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, रेखा गुप्ता ने इसकी भी जानकारी दी। योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं। रेखा गुप्ता ने कहा कि बदलाव की नींव रखी जा चुकी है। राजधानी में विकास की रफ्तार अब नहीं थमने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यूपी सरकार का पूरा ध्यान केवल लखनऊ में चिकित्सा सुविधाओं पर है। अन्य शहरों के लोगों को इलाज के लिए या तो लखनऊ जाना पड़ता है या फिर दिल्ली। करदाताओं का पैसा पूरे प्रदेश में समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी खास शहर को चिकित्सा केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहिए। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने राज्य सरकार को प्रदेश में खराब होती चिकित्सा सुविधाओं को लेकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें 1 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने उन्हें प्रदेश के 42 मेडिकल कॉलेजों और इससे जुड़े अस्पतालों के हालात को सुधारने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की डिटेल भी मांगी गई है। हाईकोर्ट में प्रमुख सचिव को अगली तिथि तक सभी मेडिकल कॉलेजों का दौरा करने का भी निर्देश दिया गया है। इससे इन मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों की जरूरतों की सटीक जानकारी हासिल हो सके। दिल्ली कैश कांड में आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित समिति ने अपनी जांच में क्या पाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। विशेष समिति ने अपनी जांच में पाया है कि दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के जिस स्टोर रूम में जला हुआ कैश बरामद हुआ था, वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कंट्रोल में था। 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लग गई थी। इस दौरान एक स्टोर रूम से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक समिति को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चला है कि आग लगने की घटना के बाद स्टोर रूम से जली हुई नकदी हटाई गई थी। इस महीने की शुरुआत में भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा से मिले जवाब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में साझा किया था। सूत्रों ने बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। और अब खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां बीजेपी नेता के बेटे का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। अश्लीलता कांड को लेकर बीजेपी की फजीयत बढ़ती जा रही। मैनपुरी के मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष के बेटे शुभम के 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में मैनपुरी के नामे गिरामी मिष्ठान भंडार के संचालक का छोटा भाई भी शामिल है। वायरल 130 वीडियो शहर के अलग अलग होटल रेस्टोरेंट में बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी की महिला नेता का बेटा शुभम विवाहित है और उसकी पत्नी का ससुराल वालों से विवाद चल रहा है। सुनिए शुभम गुप्ता की पत्नी ने क्या कहा। मेरे साथ मेरे ससुराल वाले पूरा परिवार मिलकर मुझे मारपीट करता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और मुझे बहुत बुरी तरीके से भूखा प्यासा सब लगा। 15-20 दिन हो गए, खाना तक नहीं दिया। कमरे में बंद, कहीं भी जाते कमरे में बंद करके जाते हैं, पूरे घर में ताला लगा के जाते हैं। हर तरीके से मैं कोई भी, जहाँ तक कि एक शैम्पू भी अगर मुझे चाहिए होता है वो भी मांगना पड़ता है और उसके लिए भी मुझे ताने दिया जाता है कि तेरे बाप के घर से नहीं आई है शैम्पू के पाउच। बीजेपी के महिला नेता के बेटे का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद एक युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और शुभम गुप्ता की पत्नी और परिजनों पर उसके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस अब गुम हुए इंसानों की सूची खंगालने में लगी है। गुम हुए लोगों को ढूंढने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गुम हुए इंसानों को ढूंढने के लिए कैसे एक टीम बनाई गई है और इस टीम में शामिल जवानों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। हर बात अधिकारियों ने बारीकी से बताई है। दरअसल धमतरी जिले में महिला और पुरुष मिलाकर 348 लोग गुम हो चुके हैं। इसका कोई अता पता नहीं है। इन लोगों का पता लगाने के लिए 1 जून से अभियान की शुरुआत होगी, जो 30 जून तक चलेगी। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन की टीम और सामाजिक संगठन के लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए बैठक भी आयोजित हो चुकी है। अभियान को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, इसका खाका भी तैयार कर लिया गया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में 1 जून से लेकर पूरा 30 दिन तक जितने भी गुम इंसान हैं उनको तलाश के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुम इंसान को विशेष अभियान के तहत ढूंढा जाएगा, उनके परिवारों के साथ मिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जिले में लगभग अभी 348 महिला पुरुष गुम हैं, इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है सर इसका? उद्देश्य है जो गुम हो गए हैं, जो अपने परिजन से बिछड़ गए, उनको उनके परिजन से मिलाना इसका मूल उद्देश्य है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवानों की वर्दी बदलने जा रही है। बीएसएफ के जवान एकदम नए और शानदार कॉम्बैट ड्रेस में नजर आएंगे। बीएसएफ की वर्दी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल के भीतर पूरा बल नए ड्रेस में नजर आएगा। नई वर्दी में रंगों के अनुपात पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसमें 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरा रंग होगा। इस पर बीएसएफ की वर्दी में जो फैब्रिक इस्तेमाल हो रहा है वो न सिर्फ आरामदायक है बल्कि काफी मजबूत भी है। पहले यहाँ कॉम्बैट ड्रेस में 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर होता था, वहीं अब यह अनुपात 80% कॉटन और 19% पॉलिस्टर और 1% स्पैंडेक्स भी होगा, जिसमें कपड़े में खिंचाव बना रहेगा। अगर देखें तो बीएसएफ की पुरानी वर्दी में प्रिंट सिर्फ कपड़े के ऊपर होता था, लेकिन अब डिजिटल प्रिंट तकनीक से ये डिजाइन सीधे फाइबर के भीतर तक जाएगा। इससे काफी टिकाऊपन बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि पूरी ड्रेस की डिजाइनिंग बीएसएफ ने खुद इन हाउस की है। इस पर लगभग 1 से 1.5 साल तक अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की और बीएसएफ ने इसका डिजिटल प्रिंट का पेटेंट भी करवा लिया है। बीएसएफ की अनुमति के बिना कोई इस डिजाइन की कॉपी नहीं कर सकता, न इसे पहन सकता और न ही सिलवा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का डीजे को लेकर 2 गांवों के लिए आपस में भिड़ गए। रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया जा रहा है। कई लोग आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये 2 अलग अलग गांव के लोग हैं। नंदगंज थाना के भितुआ और जाटपुर बबूरा गांव के लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडे और ईंट पत्थर चला रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक डीजे की वजह से 2 गांव के लोग आपस में उलझ गए। एक गांव के लोग तेज डीजे बजा रहे थे, जो दूसरे गांव के लोगों को नागवार गुजरा और इसी बात पर दोनों गांव के लोगों में मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वीडियो के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि एक दिन पहले भी दोनों गांव के लोग आमने सामने हो गए थे, लेकिन किसी तरह से लोगों ने बीच बचाव कर मामले को खत्म किया था। लेकिन दूसरे दिन फिर से दोनों गांव के लोग आपस में उलझ गए। अयोध्या से खबर है, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। गर्मी के मौसम में श्रद्धालु फ्लोटिंग स्नान घाट का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। सरयू नदी पर भारत का पहला फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बनाया गया है, जिसमें लोग किस तरह स्नान का आनंद ले रहे हैं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। गर्मी की छुट्टी में लोग यहाँ एक तरफ रामलला के दर्शन कर रहे हैं, वहीं पवित्र सरयू में स्नान भी कर रहे हैं। अयोध्या नगरी में आए हैं हम लोग, अब पूरी फैमिली के साथ है, सारी फैमिली आई है और यहाँ पे नो तपा चल रहा है आजकल, तो यहाँ पे मिनी वाटर पार्क का आनंद उठा रहे हैं सब लोग। अगर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, वहीं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए श्रद्धालु बिना किसी भीड़भाड़ के सुरक्षित स्नान कर सके, इसके लिए नया बाथिंग कुंड बनाया गया है। जो हमारी राम की पैड़ी है और श्रद्धालुओं के आनंद के लिए, उनके स्नान के लिए बनाई गई है और उसकी रोज साफ सफाई होती रहती है। रोज प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल उसकी सफाई होती है ताकि कोई श्रद्धालुओं को समस्या न हो। दूसरा, इससे इतना लाभ है कि लोग नदी में नहीं जाते हैं, इसी राम की पैड़ी में नहाते हैं, उससे सुरक्षित रहते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दी है। जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। जून आने वाला है और घाटी में दिसंबर वाला नजारा देखने को मिल रहा है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर।
दरअसल घाटी के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश हुई। सोनमर्ग, अफरवट, जोजिला, साधना टॉप और दूसरे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर समेत अधिकांश निचले इलाकों में तेज बारिश हुई। हिमपात और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्कूल और सड़कें बंद कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक बांदीपुरा जिले के तुलैल और गुरेज, राजदान दर्रा और जोजिला दर्रा, सिंथन टॉप सहित उत्तरी कश्मीर के कई ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं जम्मू में भी दिन भर तेज हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। सरकारी संचार कंपनी बीएसएनएल ने 17 साल बाद लगातार 2 तिमाही में मुनाफा कमाकर इतिहास रच दिया। 2007 से घाटे में चल रहे बीएसएनएल को मोदी सरकार के सुधार, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और स्वदेशी 4G 5G सेवा विस्तार से नई ऊर्जा मिली है। लगभग 2 दशक तक वित्तीय संकट से जूझ रही बीमार टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने जबरदस्त वापसी की है। सरकार ने पिछले 11 साल से बीएसएनएल में सुधार के लिए कदम उठाए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में बीएसएनएल ने 280 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में बीएसएनएल ने 261 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में बीएसएनएल को 849 करोड़ का घाटा हुआ था। एक ही साल में बीएसएनएल ने जबरदस्त वापसी की है। यूपी सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2013-14 में बीएसएनएल को 14,979 करोड़ का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2024-25 में बीएसएनएल के ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 7.8% का इजाफा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में 19,330 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ऑपरेटिंग वैल्यू 20,841 करोड़ हो गया। बीएसएनएल को सरकार ने मदद की। न केवल पूंजीगत निवेश बढ़ाया बल्कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी आधारित 4G 5G सेवाओं को विस्तार दिया। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को अपग्रेड किया गया। साथ ही प्रोफेशनल प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन का पालन बीएसएनएल को दोबारा खड़ा करने में अहम रहा।